ठीक है, मैं वही आप लोगों को दिखा रहा हूं, हालांकि वो आगे मिलेगा ही। अभी यदि नजर पड़ जाए तो हाँ, देखिए ये वाला टॉपिक जो किसी एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब किसी गाइड वाइड में या जीके जीएस के बुक में नहीं मिलेगा आपको। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदि काल में उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथान जनजातियां न संथान जनजातियां परवा और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान, ठीक है, इमली और आम के पेड़ के पूजा करते हैं। इनमें बहुत व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को जो है पवित्र मानते हैं। यहां से आपको कूट दे करके क्वेश्चन जो है आपको आया था, और इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज किए थे। यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने इनमें देखा जो और किसी बुक में नहीं है। तो निश्चित रूप से इनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए यदि बुक अवेलेबल हो जाए। यानी ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए हमको जैसा लगा कि वर्ग 6 से 10 तक का एनसीईआरटी का यदि ज्योग्राफी पढ़ लिया जाए तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए हम लोग जो है देखते हैं शुरुआत से। जो चैप्टर आप लोगों को आज हम पढ़ा रहे हैं वह है संसाधन एवं विकास। देखिए सबसे पहले हम संसाधन शब्द को क्या करते हैं समझ लेते हैं। संसाधन या रिसोर्सेज किसको कहा जाता है? पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिनके उपयोग के द्वारा मानव अपने जीवन को सुखमय बनाता है, सहज बनाता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मिट्टी संसाधन है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, विद्यालय संसाधन है, यहां तक कि मानव खुद भी एक संसाधन है। ठीक है, क्योंकि मानव का भी रिसोर्सेज के रूप में उपयोग किया जाता है ना। तो कोई भी साधन संसाधन का रूप तभी लेती है जब वो साधन आपको क्या करता है? मानव के जीवन को आसान करता है, सहज और सुखमय बनाता है, तो वो चीजें आपको संसाधन कहलाती है। ठीक है, वो चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक, देखिए संसाधन हमेशा जो है मानव के लिए सकारात्मक रूप से उपयोगी होना चाहिए। अब जैसे परमाणु बम कोई देश बना लिया तो आप उनको संसाधन के रूप में नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो है ना क्या है? मानव समाज के लिए, सृष्टि के लिए घातक है। देखिए संसाधन जो है बहुत सारे हैं। यहां आपको कोई भी साधन संसाधन कब बनता है? देखिए पर्यावरण में जो चीजें उपलब्ध है
उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, उसको मानव के जीवन के लिए उपयोगी बनाना ही क्या है, उपयोगी यदि उसको बना दिया जाए तो उसको संसाधन कहा जाता है। इतने सारे जो संसाधन है ना, इनका जो वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से 4 आधार पर किया गया है। संसाधनों का जो वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह का संसाधन होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जितने भी जीवित प्राणी है वो आपको जैव संसाधन है, और जो भी आपको जीवित नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है ना, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वह क्या है, अजैव संसाधन है। तो ये आपको उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हो गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता यानी वो कितना समय में खत्म हो सकता है, इसके आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय होती है। ऐसे संसाधन जिसका प्रकृति में निर्बाध प्रवाह बना रहता है वह नवीकरणीय है, और जिनका निर्बाध प्रवाह नहीं बना रहता है वह क्या है, आपको अनवीकरणीय है ना। एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय का एग्जाम्पल क्या सब है, देखिए, कोई भी जो जीवाश्म ईंधन है, कोई भी जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे वह कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, ये सब आपको अनवीकरणीय होती है। या जो भी आपको धात्विक खनिज, लोहा, एल्युमिनियम न, या अभ्रक, जो भी आपको खनिज संसाधन है, चाहे वह धात्विक है या अधात्विक है, वो आपको अनवीकरणीय होता है। तो फिर नवीकरणीय कौन होता है, तो नवीकरणीय वो होता है जिनका लगातार प्रवाह बना रहता है। जैसे कि जल, यह एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इस संसार में जल चक्र जो है चलता रहता है ना। पानी वाष्प बन करके बादल तक पहुंचता है, फिर धरती तक आता है, यानी जल की कुल मात्रा में जो है परिवर्तन नहीं हो रहा। हाँ, ये बात है कि भूमिगत जल का स्तर कम हो रहा है, या मीठे जल की उपलब्धता कम हो रही है, या जल प्रदूषित हो रहा है, ये अलग चीज है। लेकिन आपको टोटली जो इस अर्थ पर वाटर है वो आपको किसी न किसी फॉर्म में, चाहे खारा जल के रूप में, बर्फ के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, या सतही मीठा जल के रूप में, या जलवाष्प के रूप में मौजूद है। उसमें उसका आपको अंत होने वाला नहीं है, उसका अबाध प्रवाह चलता रहेगा। इसीलिए जल जो है नवीकरणीय है। इसी तरह वन, फॉरेस्ट, यह भी नवीकरणीय है। आप पेड़ पौधे काटते हैं फिर आप लगा देते हैं ना, तो ये क्या है, आपको नवीकरणीय है। इसी तरह आपको पवन ऊर्जा है, यह आपको नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा है, अभी चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा वो क्या है, आपको नवीकरणीय है। लेकिन और नवीकरणीय कौन है, जिसका आपको निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। अब मान लेते हैं कोई भी खनिज है ना, चाहे वह आपको जीवाश्म ईंधन वाला हो या कोई धात्विक खनिज हो, उसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है ना। यानी एक बार वो नष्ट होगी तो फिर उनके बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे, लाखों वर्ष लगेंगे, इसलिए वह अनवीकरणीय है। तो
तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय के अंतर को आप लोग पहले से भी जानते होंगे और अभी भी समझ गए होंगे। यहां पर आपको न यहां पर आपको वही चीज जो अभी हम बताए, संसाधन एक हुआ प्राकृतिक, एक हुआ मानवीय संसाधन। ठीक है, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। प्राकृतिक दो तरह का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में आपको जिनका दो तरह का हो, नवीकरणीय में कौन आएगा, तो जिनका सतत प्रवाह हो, जैसे पानी, जल, सौर ऊर्जा, न कोई भी आपको वनस्पति या वन्य जीव, ये सब आपको किस में आएगा, नवीकरणीय में। और नवीकरणीय में कौन आएगा, जो खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। और नवीकरणीय में भी दो टाइप होता है, एक जिनका पुनः चक्रण हो सकता है, दूसरा जिनका पुनः चक्रण नहीं हो सकता। कोई भी जो धातु है, जैसे लोहा, सोना, न तो इसको आप, जैसे लोहा का कोई सामान है, वह खराब हो गया तो, या पुराना हो गया, तो फिर उसको ले जाएगा आपको कौन, वो जो आता है लेने के लिए, क्या कहते हैं उनको, कबाड़ी वाला। अब फिर आपको फैक्ट्री में जाकर के उनका पुनः चक्रण हो जाएगा। यानी नया लोहा तो तुरंत आप नहीं बना सकते, लेकिन पुराने का आप पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो लोहा या कोई भी जो धातु है वह अनवीकरणीय है, लेकिन क्या है, चक्रीय है। और नवीकरणीय है किंतु इसका चक्रण हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी जिस लोहा में जंग लग जाएगा जितना, तो वो फिर आपको तो नहीं बनेगा, उतना मात्रा उसका घटेगा। और जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो इसका पुनः चक्रण भी नहीं हो सकता। एक बार पेट्रोल जला तो जल गया, खत्म हो गया। तो ये अनवीकरणीय का दो भाग हो गया, जिनका पुनः चक्रण हो सकता है, जिनका नहीं हो सकता है। और नवीकरणीय का ये एग्जाम्पल हो गया। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं? और स्क्रीन पर लिखी हुई चीजें दिख रही है? यदि नहीं दिख रही है तो सीधा हम एनसीईआरटी का जो एप्स है वहां से खोल लेंगे चैप्टर को, ना, क्योंकि नेट का भी कनेक्शन है बोर्ड में, तो आप लोगों को स्पष्ट और दिखेगा। निर्बाध प्रवाह का मतलब जिसका प्रवाह रुके नहीं, प्रकृति में हमेशा बना रहे। जैसे नदी है, हजारों वर्ष से बहती आ रही है, साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो साफ नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ तो आप लोगों को साफ दिख ही रहा है। और यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम एनसीईआरटी को खोल लेंगे, एनसीईआरटी की किताबें खोल लेंगे, किताबें में वर्ग 10 की किताबें खोल लेंगे, में सामाजिक विज्ञान खोल लेंगे, में समकालीन भारत 2-10 ये खोल लेंगे, संसाधन और विकास को डाउनलोड कर लेंगे। और इसको आप लोगों को ऑफलाइन में क्या करेंगे, यहां से पहले प्रचार तो इधर करेगा। चलिए, अब यहां वाला जो है आप लोगों को बहुत अच्छा से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? बताइए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, संसाधनों का विकास, यहां पर आपको जो टॉपिक समझना है, जहां से क्वेश्चन बनेगा, वह है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत माने लगातार। देखिए, वैसा विकास जिससे आपको
पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे और वर्तमान विकास जो है भविष्य की पीढ़ियों के लिए आपको की जो आवश्यकता है उसकी अवहेलना भी नहीं करे, तो उनको कहेंगे सतत पोषणीय विकास। यानी विकास के किस प्रणाली को सतत पोषणीय कहा जाएगा? पहला उसका पैमाना है कि विकास का वह सिस्टम जो है पर्यावरण पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डाले, और दूसरा है कि उस विकास के लिए जिस संसाधन का उपयोग हो रहा है वह संसाधन भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सुरक्षित रहे, तब उसको कहा जाएगा सतत पोषणीय विकास। जैसे मान लेते हैं जंगल है, उनके पेड़ों का हम उपयोग करते हैं लकड़ी के लिए, औषधि के लिए, ठीक है, लेकिन फिर नए पेड़ हम लगा भी देते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी काम करते हैं, तो यह कहा जाएगा सतत पोषणीय विकास। रोड पर हम अपने घर में अभी कोयला जलाकर तैयार की गई बिजली का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, बरौनी से आ रहा है, उस बिजली का हम यहां उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोयला का भंडार तो सीमित है। इसके स्थान पर हम अपने घर पर एक सोलर प्लेट लगवा ले और उससे उत्पन्न बिजली का प्रयोग करें, तो हमारा वर्तमान आवश्यकता भी पूरा हो जाएगा और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहेगा। हम पेट्रोल डीजल से चलने वाले स्कूटी के स्थान पर यदि इलेक्ट्रिक स्कूटी का प्रयोग करें तो वातावरण का भी प्रदूषण नहीं होगा, अब पेट्रोल डीजल जो सीमित संसाधन है वो भी भविष्य के लिए बना रहेगा। तो इस तरह का जो विकास है उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी जो हमारा वर्तमान आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति हो जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी जिन संसाधनों की आवश्यकता हो वो उपलब्ध रहे, अब पर्यावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, तो उस तरह के विकास को सतत पोषणीय विकास की अभी एग्जाम्पल देकर के भी आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आपको रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की बातें की गई है, जिसमें आपको सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। देखिए जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए न। जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वह ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली। अब यहां पर 3-4 प्रश्न बन जाएगा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आप कहिएगा जून 1992 में हुआ।
दूसरा प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था? तो 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम है। पहला विकल्प दे देगा भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति। दूसरा विकल्प दे देगा सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 पर सहमति। तीसरा ऑप्शन दे देगा जैव विविधता को संरक्षित और बढ़ावा देने पर स्वीकृति। चौथा देगा उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक। तो यदि आप यहां पढ़े हैं तो आप कहिएगा कि सर उपर्युक्त में एक से अधिक होगा, क्योंकि तीनों बातें इसमें कही गई है। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी सहमति जताई, सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को भी स्वीकृति मिली, साथ ही साथ जैविक विविधता कैसे बना रहे संसार में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव संसार को नहीं झेलना पड़े, इस पर भी आपको विचार हुआ था। तो यही है कंसेप्चुअल नॉलेज। आप किसी गाइड से, नोट से केवल आप रट सकते हैं चीजों को, ये तो याद कर लीजिएगा रियो। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, जो अंदर से आपके ज्ञान को परखा जाता है कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कि आप ऊपरे ऊपर शॉर्टकट रास्ता तलाश रहे हैं कि हम परीक्षा पास कर जाए। नहीं, शॉर्टकट भी तभी काम करता है जब विस्तार से भी आपको जानकारी हो। नहीं, कोई भी गणित में ट्रिक है, वह ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको उसका प्रोसेस भी ज्ञात हो, तब आपको पता रहेगा कि कहाँ ट्रिक का प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। तो सतत पोषणीय विकास के लिए रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 पर क्या बनी थी? सहमति बनी थी। अब एजेंडा 21 आपको क्या है? एजेंडा 21 जो है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन अंकेड के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है कि प्रत्येक देश को कौन कौन सा काम करना है न। एजेंडा 21 में उसी 21 बात का उल्लेख है जिनका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। प्रत्येक स्थानीय निकाय यानी हर एक देश न अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार एजेंडा 21 तैयार करे कि हमको जो है न वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कौन सा काम करना है, अपने देश में कौन सा काम नहीं करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 को क्या करे? तैयार करे। देखिए, संसाधन का जो है नियोजन भी क्या है? बहुत ही जरूरी है। संसाधन का नियोजन माने उसको सही तरीके से उपयोग करना भी क्या है? बहुत ही जरूरी है। आप यदि नजर दोहराइएगा तो आप देखेंगे कि कुछ
ऐसे भी स्टेट हैं जो संसाधनों की दृष्टि से न, भारत में आपको कुछ ऐसे भी स्टेट हैं या संसार में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां संसाधन तो पर्याप्त है, लेकिन उसको प्रयोग करने का वहां की सरकार का मादा नहीं है, वहां प्लानिंग नहीं है, वहां टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो वह देश संसाधन से इनरिच होते हुए भी क्या है, निर्धन है, गरीब है। हमारा उड़ीसा संसाधन कम है, झारखंड का संसाधन के पास संसाधन कम है, बहुत सारा खनिज है, लेकिन झारखंड उड़ीसा का जो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अन्य राज्यों की बनिस्बत कम है। और भारत में तो संसाधनों का वितरण भी और उपस्थिति भी काफी अलग अलग है। एक तरफ कश्मीर, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य हैं जहां पर आपको जंगल है न, फल उत्पादन के लिए पर्याप्त जो है अनुकूल दशाएं हैं। एक तरफ उत्तरी मैदान है जो खेती बाड़ी के लिए बहुत उपयुक्त है। उसके बाद भारत में आपको अरावली के पीछे अरावली और बिंद के ठीक पीछे उस बीच में मालवा का पठार, उससे नीचे दक्कन का पठार, उधर आपको छोटा नागपुर का पठार, इधर आपको कर्नाटक का पठार, जहां पर आपको खनिज जो है आपको भरपूर है न। उनके बाद आपको खंभात की खाड़ी से लेकर के मुंबई हाई होते हुए पूर्वोत्तर असम, यहां आपको खनिज तेल है। ठीक है, कहीं पर आपको मरुस्थल है, तो कहीं पर आपको ठंडा मरुस्थल है लद्दाख में न। तो संसाधनों की उपस्थिति और उनका वितरण भारत में क्या है, एक जैसा नहीं है। ये तो भारत की हमने बात की, संसार स्तर पर भी ये चीज आपको दिखने को मिलेगा। अतः संसाधनों का सुनियोजित प्रयोग होना जो है न, पूरे प्लानिंग के साथ उसका उपयोग करना जरूरी है, संसाधनों का नियोजन करना जरूरी है, और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी कार्य करना जरूरी है। कहा था गांधी जी ने, किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था गांधी जी न, तो उन्होंने कहा था हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं न। गांधी जी का यह कथन काफी फेमस है। गांधी जी कहते हैं कि प्रकृति ने हमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम अपने लालच की पूर्ति के लिए नहीं। प्रकृति ने पेट भरने के लिए संसार में पर्याप्त चीजें दी है, लेकिन वो पेटी में जो भरना हम शुरू कर देते हैं ना, वही सांसारिक दुखों का कारण होता है। तो संसाधन संरक्षण पर गांधी जी का ये विचार जो है काफी फेमस है, ये भी आपके प्रश्न में रह सकते हैं। देखिए भारत में ये तो पहले से पता है कि 43% मैदान है, 27% पठार है, और 30% आपको क्या है, पर्वत है। पर्वत कहाँ कहाँ है भारत में, आपका आपके दिमाग में सेट है, उत्तर उत्तर पूर्व न, उनके बाद आपको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, बीच में अरावली, विंध्याचल। पर्वत कहाँ कहाँ है, मैप आप लोगों को पढ़ा चुके हैं न। मैदान कहाँ है, तो ये आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह क्षेत्र में आपको उत्तर भाग में मैदान का विस्तार है। इनके अलावे आपको सिंधु की जो सहायक नदी पंजाब इस सब से होकर बहता, वहां पर भी आपको मैदान देखने को मिलता है।
इसी तरह आपको पूर्वी घाट से होकर जो बहने वाली नदियां हैं वो भी अपना जो है मैदान बनाती है ना। समुद्र के तटीय भाग में भी क्या है, आपको मैदान है ना। पठार कहां कहां पर है, ठीक बीच में आपको मालवा का पठार मध्य प्रदेश साइड में ना, उनके बाद दक्कन का पठार, नीचे कर्नाटक का पठार ना, उधर छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार, ये पठार भी है ना। पठार मध्यम ऊंचाई का, पर्वत अधिक ऊंचाई का, और मैदान निम्न ऊंचाई का क्षेत्र होता है। देखिए यहां पर आप लोगों को नई चीज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की का वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया। नई बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन का एक बार फिर से पुनरावृत्ति किया। 1987 में ब्रोंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1982 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। अब देखिए, संसाधनों को संरक्षित रखा जाए न, इस बात का वैश्विक स्तर पर कब से विचार होना शुरू हुआ, तो पहली बार 1968 में क्लब ऑफ रोम नाम की एक संस्था थी यूरोप में। उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की, यह विचार दुनिया के सामने रखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। गांधी जी तो 1948 में मर गए, ये 1968 की बात है, यानी गांधी जी यह बात बहुत पहले कह गए थे। बाद में 1974 में सुमेसर नाम याद रखिएगा, सुमेसर। देखिए जिस पॉइंट पर हम फोकस कर रहे हैं ना, उनको बाद में आप पीडीएफ देख करके नाइलिंग का उसको कॉपी में लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, आपका नोट अपना सेल्फ नोट तैयार हो जाएगा। इस बहाने आप किताब को भी पढ़ लीजिएगा और आपका सेल्फ नोट भी तैयार हो जाएगा। सुमेसर ने आपको स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक किताब लिखी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? सुमेसर की रचना है। इसमें उन्होंने कहा कि अपना आवश्यकता आप सीमित रखिए, लालच आप सीमित रखिए, छोटा रखिए, वही सुंदर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ना किताब सुमेसर ने लिखी और गांधी जी के विचार को इस किताब के द्वारा उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1987 में आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बना था, ब्रूंडलैंड आयोग 1987 में ब्रूंडलैंड आयोग न रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। तो पहली बार किस आयोग के रिपोर्ट के द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, अवधारणा दुनिया के सामने लाया? किस आयोग ने?
तो ब्रुंडटलैंड आयोग ने 1987 में, और ये सतत विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया, इसको स्वीकृति दी गई, इसके लिए एजेंडा 21 लागू किया गया। कब? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, ये बातें हो गई किसके बारे में? तो संसाधन और विकास, यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग भारत के भूमि संसाधन को पढ़ेंगे, भारत के जल संसाधन को पढ़ेंगे, भारत के वन संसाधन को पढ़ेंगे, भारत के खनिज संसाधन को पढ़ेंगे, भारत के कृषि संसाधन को पढ़ेंगे, भारत के उद्योग और परिवहन को पढ़ेंगे ना। अब ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन के बारे में आप लोगों को हम पिछले क्लास में भी पढ़ाया है। जिस दिन हम पढ़ा रहे थे क्या, झील, दर्रा, उसी दिन हम भूमि भी बताए थे। 8 तरह की भूमि बताए थे, आप लोगों को वो याद भी है। बस कुछ नई बातें इसमें जो हमको नजर आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। भूमि का जो मतलब भारत में वर्गीकरण है, मैदान, पर्वत, पठार, 43, 30, 27, ये आप लोगों को पता ही है। देखिए, भू संसाधन का जो उपयोग है वह या तो वन या जंगल के रूप में होता है, या कृषि के लिए जो भूमि अनुपलब्ध है, यानी मान लेते कोई भूमि बंजर है, मरुस्थल है, या किसी भूमि पर इमारत बन गया, सड़क बन गया, उद्योग बन गया, तो वहां खेती नहीं हो सकता। उसके बाद परती भूमि न, जिस पर खेती हो सकता है लेकिन वह तत्काल क्या है, आपको परती है, या आपको कोई चारागाह है, या आपको कृषि योग्य बंजर भूमि है जहां 5 वर्ष से खेती नहीं हुआ हो। और एक होता है आपको शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यहां पर आपको एक आंकड़ा दिया है, हालांकि यह आंकड़ा जो है 2014-15 और 1960-61 का आंकड़ा दिया है। 1960-61 में बातें करते हैं हम लोग, 1960-61 की। यहां पर देख रहे हैं ब्लू कलर है, ये कलर ना, ये वाला कलर है वन, ये वाला कलर क्या है, वन। तो ये वन है ना, यानी 1960-61 में वन कितना था शुद्ध रूप से, 18.11%। ये कब की बात है, 1960-61 की बात है। वन जंगल वास्तव में उस समय कितना था आपको न, 18.11% न। उसके बाद बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ये रेड कलर में है, ये है आपको 12.01%। ठीक है। अब गैर कृषि प्रयोजन के लिए अंतर्गत क्षेत्र, गैर, ये सबका परसेंटेज दिया है। तो ये वाला शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। देखिए 1960-61 में भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 45.26% है, और 2014-15 में 45.5% है। वन का परसेंटेज जो है 60-61 के अपेक्षा इसमें बढ़ा है 5%, क्योंकि इधर जो परती भूमि सब था उस पर भी क्या लगाया गया, वन लगाया गया। तो लेकिन कृषि योग्य भूमि में बहुत कम का क्या हुआ है, अंतर हुआ है। कृषि योग्य भूमि
तो नहीं बढ़ा है, लेकिन उपज जो है बढ़ गया है। तो आप लोग भी इस तालिका को देख लीजिएगा। इनके बाद भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पता है आप लोगों को कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। भारत का जितना आपको लैंड एरिया है उसके 93% भाग का ही जो भूमि उपयोग का आंकड़ा है कि उसमें कितना वन है, कितना खेती हो रहा है, ये हमको क्या है पता है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में अभी तक हमको जानकारी नहीं है। इसी तरह जम्मू कश्मीर न का जो हिस्सा पाकिस्तान और चीन ने हथिया लिया, उनका भी आपको अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यानी भारत का जो आपको ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फल है, इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जो आपको कौन हथिया लिया, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान 1948 में पीओके के रूप में हथिया लिया, चाइना उधर 62 में न उसको हथिया लिया। तो इस तरह से भारत का जो टोटल एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके 93% हिस्से के ही भूमि उपयोग का आंकड़ा हमको उपलब्ध है। 7% का क्यों नहीं है? तो पीओके या चीन के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, या पूर्वोत्तर का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का कुछ क्षेत्र है, उसका अभी तक आपको सर्वेक्षण नहीं हो पाया है राजनीतिक कारणों से, इसीलिए उनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। देखिए भारत में आपको अब भूमि उपयोग का जो वितरण है वह सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। जैसे कि आपको पंजाब और हरियाणा के कुल भूमि के 80% हिस्से में खेती होती है। वहां जो है शुद्ध निवल बोई गई भूमि का परसेंटेज भारत में सबसे ज्यादा है। 80% एरिया में वहां का जितना क्षेत्रफल है उसके 80% हिस्से में वहां खेती होती है। लेकिन वहीं भारत का जो अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां आपको कुल क्षेत्रफल के 10% से भी कम क्षेत्र में क्या होती है, खेती होती है। तो यानी भारत के अलग अलग राज्यों में भूमि उपयोग का जो आपको डाटा है उसमें भी काफी अंतर देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको जंगल ज्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में न, या पूर्वोत्तर में, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको परती भूमि ज्यादा है न। अब राजस्थान में मरुस्थल बहुत है। तो भूमि उपयोग का जो डाटा है वह पूरे भारत में एक जैसा नहीं है, राज्य स्तर पर भिन्न है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र। आपको ये तो पता है कि 33% हिस्सा पर वन होना चाहिए ना, ये आपको पता है। लेकिन ये चीज याद नहीं होगा कि किस वन नीति के द्वारा यह कहा गया कि भारत में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा ये कहा गया है कि भारत के कम से कम
33% हिस्से पर वन होना चाहिए। इससे जो है पारिस्थितिक संतुलन जो है बना हुआ रहेगा। देखिए हमारे पास हमारे देश में जो भूमि है ना, वो भूमि भी निम्नीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है? निम्नीकृत हो रहा है। निम्नीकृत होने का मतलब है कि उनका जो लेवल है वो आपको बिगड़ रहा है। ठीक है, कहीं पर आपको बहुत अधिक मतलब पशुचारण के कारण, तो कहीं पर लगातार बाढ़ आने के कारण, तो कहीं पर खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण, तो कहीं पर बहुत अधिक सिंचाई के कारण भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। उनकी जो गुणवत्ता है वह घट रही है। निम्नीकरण होने का मतलब है कि उनकी उपज क्षमता, उनकी गुणवत्ता क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा सिंचाई किया जाता है, इसके कारण वहां के भूमि का गुणवत्ता घट रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो कहीं पर आपको बहुत अधिक के न पशुचारण किया जाता है न, तो वहां पर भी आपको भूमि की गुणवत्ता, वहां पोषक तत्वों की कमी हो रही है। 56% क्षेत्र तो भारत का है जो कि जल के द्वारा अपर्दित है, यानी पानी का धार आता है और उसको मिट्टी के ऊपरी सतह जो उपजाऊ परत है उसको बहाकर ले जाता है। इसके अलावा आपको रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से आपको, या जो कल कारखाने हैं, इन सब के कारण भूमि का भी प्रदूषण हो रहा है, उनका निम्नीकरण हो रहा है। और इसके लिए हमको इनके संरक्षण पर काम करना क्या है? जरूरी है। देखिए मृदा किसको कहते हैं? मिट्टी की जो ऊपरी परत है न, भूमि की जो ऊपरी परत है जहां पर खेती होती है उसको मृदा कहते हैं। मृदा का जो प्रकार सब है, जलोढ़ मृदा न, जलोढ़ मृदा भारत का उत्तरी मैदान न, उसके बाद आपको जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारा के द्वारा ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सींट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मिट्टी के कणों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। जितना आप नदी के मुहाना से ऊपर जाइएगा तो कणों का आकार बढ़ेगा। जितना किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में। और नीचे आइएगा तो भूमि महीन होगा न। आपको जो क्षेत्र जहां पर आपको दलदली भूमि होता है, पानी लगा रहता है, वो भी आपको जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का, बागर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बागर का कण जो है वह मोटा होता है, खादर का कण महीन होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, अधिक ये पढ़ाए हुए हैं चूंकि मिट्टी, इसीलिए इतना फास्ट बोल रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी में आपको पोटास, फास्फोरस और चूना रहता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज एवं दलहन फसलों की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलता है। बिहार, यूपी, ये सब पश्चिम बंगाल, ये सब जलोढ़ मिट्टी का ही असम क्षेत्र है न। तो यहाँ पर आपको जनघनत्व देखने को ज्यादा मिलता है, यानी कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। काली मृदा का रंग काला है, इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर न
छत्तीसगढ़ के पठार पर काली मिट्टी जो है पाई जाती है। देखिए यहाँ पर भी मानचित्र आप लोगों को पहले भी हम बताए थे। ओ हाँ मानचित्र बताए थे। ये ऊपर में देख रहे हैं ना, ये क्या है, पर्वतीय मिट्टी। ये भी क्या है, पर्वतीय मिट्टी। ये भी क्या है, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है। उसके बाद ई वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये आपको रेगिस्तानी है, रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान, मरुस्थलीय मिट्टी। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां से न यहां तक हरियाणा पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और असम तक चली गया है न। इधर आपको फिर आया है और फिर आपको पूर्वी घाट में आया है। वाला कलर कौन है, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और ये बीच में जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा न, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक इस सब वाला हिस्सा ये काली मिट्टी है। उसके बाद ये वाला मिट्टी जो देख रहे हैं ये आपको लाल मिट्टी है। और इधर से जो मिट्टी है आपको न केरल साइड में, उधर आपको इस तरह का मिट्टी वहां देखने को मिलेगा मेघालय मिजोरम में। ये आपको क्या है, असम में देखने को मिलेगा। ये आपको क्या है, लेटेराइट मिट्टी है न। यही सब बात, लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, इसके बारे में तो आप लोगों को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होती है, चाय कॉफी ये सब लेटेराइट मिट्टी में अच्छा जो है उपजता है। ये सब बात आप लोग फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा बात आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। देखिए मिट्टी का अपर्दन कैसे कैसे होता है। मिट्टी का अपर्दन या भूक्षरण, स्वाइल इरोजन किसको कैसे कैसे होता है। मिट्टी मृदा अपर्दन का मतलब हुआ मिट्टी के ऊपरी सतह जो कि जिसमें पोषक तत्व ज्यादा रहते हैं उसका कट करके दूर चले जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन किसके कारण होता है, तो मृदा अपर्दन वनों की कटाई के कारण होता है। मरुस्थल में मृदा अपर्दन जो है वह पानी के तेज बहाव के कारण होता है न। मृदा अपर्दन जो है आपको पेड़ पौधों की कमी के कारण होता है। तो मृदा अपर्दन जो है वह अच्छा चीज नहीं है। इसके लिए मृदा का संरक्षण करना हमको क्या है, जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का तरीका जो है अपना सकते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर आपको ढालू नुमा भूमि पाई जाती है। ढाल समझते हैं ना, स्लोप न, पर्वत का स्लोप होता है। ढालू नुमा जहां पर भूमि पाई जाती है वहां पर हमको समोच्च जुताई करना चाहिए। पर्वत का मान लेते हैं ये ढाल है, ये क्या है, ढाल है। तो समोच्च जुताई का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे खेत को जोतना चाहिए, सीधा ऊपर नीचे नहीं जोतना चाहिए, ऊंचाई के अनुरूप हमको जोतना चाहिए। तो समोच्च जुताई करके ऊंचाई के अनुदिश यदि हम जुताई करेंगे, ऊंचाई के अनुदिश न, ऐसे पर्वत का ढाल है ऐसे करके, तो इस तरह से जुताई करेंगे तो इसको समोच्च जुताई कहते हैं। तो वहां के मिट्टी को हम अपर्दन से इस तरीका से बचा सकते हैं। क्यों बचा सकते हैं, तो यदि हम ऊपर नीचे जुताई करते हैं, अब पानी हुआ न, पानी होगा, पर्वत है पानी होगा, तो ऊपर नीचे जुताई करेंगे तो ज्यादा मिट्टी बह करके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से वहां पर समोच्च जुताई के द्वारा हम मिट्टी को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि मान लेते हैं कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर पवन अपर्दन ज्यादा होता है, यानी हवा जो बहता है ना, तेज हवा, तो बालू का कण उसके साथ ऊपर उड़ता है और अच्छे मिट्टी पर जाकर के वह
भर जाता है ना, तो इससे क्या होता है, वो मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में हमको क्या करना चाहिए, वृक्ष जो है लगाना चाहिए, घास की पट्टी जो है बीच बीच में लगाना चाहिए, जिससे कि हवा के साथ मिट्टी का कण बह करके न मिट्टी उड़ करके दूसरे जगह नहीं जाए, उसका अपर्दन नहीं हो। जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया है वहां पर हमको ऐसे पेड़ खेत के बीच बीच में लगाना चाहिए जो छायादार नहीं हो। पेड़ जो है उसका जो जड़ है वह मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो इससे भी वहां पर मिट्टी की क्या होगी, सुरक्षा होगी। ऐसी भूमि जो अम्लीय हो गई है वहां पर हम जिप्सम जैसे उर्वरक का प्रयोग करके, जो क्षारीय हो गई है वहां पर हम चूना जैसे उर्वरक का उपयोग करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, एक होता है अब नानिका अपर्दन। क्या होता है, अब नानिका अपर्दन। इस तरह का आप भूमि में दरार देखते होंगे ना, जब आप जाइएगा किसी ऐसे क्षेत्र में, खास करके नदी के तटीय क्षेत्र में जब जाइएगा जहां पर पानी का बहाव होता है, लगातार आपको तेज धारा पानी बहता है, तो बीच बीच में ऐसे आपको दरार हो जाता है जिसके अंदर से पानी घुस करके आगे तेजी से बहता है। तो इससे भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। उनका जो, चूंकि जो भी ज्यादातर पोषक तत्व तो बहुत हाल तक की गहराई में पाया जाता है, और वहीं यदि कट के बह जाएगा तो खेत उपजाऊ रहेगा। तो ये है मृदा अवनानिका न, तो इनको भी आपको रोकना पड़ेगा। तो इन सब तरीके से न पट्टिका कृषि करके, यानी घास का परत लगा करके, या पेड़ों, देखिए दो तीन चीज यहां पर समझ लीजिए, टेक्निकल शब्द है जो है आसान चीज लेकिन समझ में आना चाहिए। एक है पट्टिका कृषि। क्या है, पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि क्या है, जहां पर पवन अपर्दन होता है, यानी हवा के द्वारा आपको मिट्टी का ऊपरी सतह कट के उड़ जाता है, वहां पर हम घास का क्या लगा देंगे, बीच बीच में पट्टी लगा देंगे, घास का पट्टी, घास लंबा लंबा वाला घास का पट्टी लगा देंगे, तो यह मिट्टी आपको उड़ करके उधर नहीं जाएगा आपके खेत से। तो ये आप कर सकते हैं पट्टिका कृषि, पवन अपर्दन से खेतों को बचाने के लिए, मृदा अपर्दन को रोकने के लिए। अपर्दन का मतलब हुआ ऊपरी सतह का कटकर बह जाना। एक होता है रक्षक मेखला। क्या होता है, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला जो है इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं पवन अपर्दन को रोकने के लिए। खास करके पश्चिम भारत में इनका यूज किया जाता है। या तो आपको घास की पट्टी लगा दिए तो पट्टिका कृषि, और नहीं तो आपको, जैसे पश्चिमी भारत में ज्यादा आपको बालू का अंश है ना, उधर न रेगिस्तान है, तो वहां पर रक्षक मेखला यानी पेड़ का जो है एक सीरीज बीच बीच में रोप दिया जाता है। तो पेड़ यदि बीच में लगा हुआ है, बहुत बड़ा खेत का प्लॉट है, बीच बीच में आपको पेड़ कतार से लगा हुआ है, तो हवा का तेज झोंका में ऊपरी सतह कट के दूर नहीं जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाए, ये जो पेड़ का सीरीज लगा देते हैं खेत में ना, कतार में, उसको रक्षक मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला से हम जो है बलवाही क्षेत्रों में मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं वहां पर आपको ये रक्षक मेखला पट्टिका कृषि जो है भूमि अपर्दन को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां हम समोच्च जुताई के द्वारा भूमि का अपर्दन रोक सकते हैं न। जहां पर आपको भूमि का पीएच चेंज हो गया तो वहां उचित उर्वरक का प्रयोग कर उसको हम उपजाऊ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बातों को,
समोच्च जुताई, रक्षक मेखला, ये सब चीज प्रीवियस बीपीएससी में पूछा गया है। जब सब ईयर का ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ये रक्षक मेखला वाला बात भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बृहत स्तर पर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? रक्षक मेखला का निर्माण कहलाता है। तो इस तरह से यह पंजाब में भूमि अपरदन का, भूमि निम्नीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होगा? तो पर्वतीय क्षेत्र, इसमें उत्तराखंड है ना, तो वहां पर सीढ़ीदार खेती होगा। किस राज्य में काली मृदा पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। झारखंड में तो लाल मिट्टी, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी, जम्मू कश्मीर पर्वतीय मिट्टी न, महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी पाई जाएगी, लावा मिट्टी। 3 राज्य का नाम बताए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर, पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा है, पूर्वी तट का, पूर्वी घाट वाला जो नदी डेल्टा है, वहां पर कौन मिट्टी रहती है? जलोढ़ मिट्टी रहती है ना। जलोढ़ तो होवे करता है, लवणीय भी होता है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? समोच्च जुताई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समोच्च जुताई करना चाहिए। सोचे तो थे कि पूरा एक ही दिन में खत्म कर देंगे पूरे संसाधन को, लेकिन ये परसों से, मतलब 1 तारीख से जो गर्मी का छुट्टी होगा ना, 22 दिन, उसमें 2 टाइम क्लास नहीं, कहीं जाने आने का भी टेंशन रहेगा नहीं। ठीक है, स्कूल तो बहुत समय 7 घंटा 8 घंटा ले लेता है, और उसमें पूरा फास्ट ये सब करवा देंगे। ये ऐप तो भेजे हुए थे आप लोगों को, NCERT दिखा देते हैं ऐप, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप दिखा देते हैं, ये देखिए, NCERT किताबें और समाधान, NCERT हिंदी बुक्स लिख करके आप सर्च कीजिएगा ना, तो इस तरह का ये ऐप आएगा आपके प्ले स्टोर में। इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उनके बाद इनको खोलिएगा। तो अभी तो ये मेरा खुला हुआ था, उसमें आएगा NCERT की किताबें न, तो आप किताबें सर्च कीजिएगा, फिर क्लिक कीजिएगा तो क्लास रहेगा, क्लास में फिर विषय रहेगा। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, 6 से 10th तक का जो ज्योग्राफी पढ़ लिया, उनको आपको समान अध्ययन के अंतर्गत, अब ये हम नहीं कहते कि कोई ज्योग्राफी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं 9th 10th के लिए या आपको 11th 12th के लिए, तब तो उनको बहुत और नॉलेज चाहिए 11th 12th का, उससे ऊपर भी चाहिए। लेकिन समान अध्ययन, जैसे 1 to 5 की कोई तैयारी कर रहे हैं, या 1 to 5 के बाद आप किसी भी क्लास के लिए किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों के लिए क्लास 6 से 10th तक का जो ज्योग्राफी का बुक है वह बिल्कुल सफिशियंट है। 9th 10th में आपका भारत का भूगोल, 6 7 8 में आपको विश्व और भारत दोनों दिया हुआ है, वो सफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि मैं आज यही देख रहा था, क्योंकि इस बुक को NCERT वाला नजर नहीं पड़ा था इस बीच में,
कि हूबहू आपको जो है लाइन टू लाइन यहीं से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो क्यों इतना दर दर भटकना। 9th वाला इसका खोल के देखिएगा ना चैप्टर, आपको जितना चीज पढ़ाए हैं आपको, भारत का स्थिति विस्तार या पर्वत, और उसके बाद आपको अपवाह तंत्र, बहुत ही अच्छा से जो मैप सब भी बहुत बेहतर दिया हुआ है। आप यदि पढ़िएगा, क्योंकि अब पढ़ लिए हैं पीछे, तो अब यदि उसको पढ़िएगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को हम दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग 10 मिनट और धैर्य धारण कीजिए। 30-31 लोग से आप लोग घट के 22 लोग पर चले आए हैं। हालांकि महिलाएं जो रहती है उनको खाना ताना का टेंशन रहता है, बहुत बात रहता है, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं क्लास में। देखिए ये आपको वर्ग 9 की किताब है, इसमें हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत 1 ये है। देखिए भारत का आकार और स्थिति चैप्टर है इसमें। ठीक, और कहाँ गया इसका प्रचार वाला, अच्छा ये भारत का आकार और स्थिति है। ठीक है, देखिए रात में ही जो हम आप लोगों को समझा रहे थे कल न, कि संसार में आपका भारत कहां पर है न, बहुत अच्छा से दिया है। ये हो गया आपको 0 डिग्री वाला देशांतर, ये हो गया, ये जो बिंदा बिंदा करके है ये 0 डिग्री वाला देशांतर हुआ। ये 0 से 180 तक पूरब है, ये 0 से 180 तक पीछे है। ग्लोब जो बनेगा आपको, तो इसी पर यहां से आप मोड़ दीजिएगा तो ग्लोब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लोब बन जाएगा। तो ये दुनिया का आपको पश्चिमी हिस्सा है और ये दुनिया का पूर्वी हिस्सा है ना। देखिए हम भारतवासी यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है, ये अर्जेंटीना जो है ठीक हमारे पीछे है। तो हम रहेंगे सूरज के सामने में, तो ये दक्षिण अमेरिका वाला जो देश है वह रहेगा सूरज के पीछे में। हमारे यहाँ अभी रात है, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होगा आपको? दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। इंग्लैंड में जो है आपको 5.5 घंटा, इंग्लैंड यहाँ यूरोप में है ना, 5.5 घंटा कम वहां का समय है ना, तो वहां दोपहर के बाद यानी शाम का समय होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया आपको 0 डिग्री देशांतर ये ना। और इनके बाद ये वाला जो बिंदा बिंदा करके है, ये है आपको विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। आप देख रहे हैं विषुवत रेखा किस किस महादेश से होकर गुजरता है? तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजरता है, अफ्रीका से गुजरता है और एशिया से गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया को विषुवत रेखा नहीं छूता है। एशिया एशिया का कुछ क्षेत्र ये नीचे वाला इसको छूता है ना, ऊपर नहीं। उत्तरी अमेरिका को भी विषुवत रेखा नहीं छूता है। ठीक है, अब देखिए भारत जो है, भारत भारत कहां पर है? यहां पर भारत यहां पर है। देख रहे हैं भारत का जो देशांतरीय विस्तार होगा ना, तो ये देशांतर वाला रेखा है, ये देशांतर है, ये 0-1 करके यहां होगा 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में। अब उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट आपको अरुणाचल में। ये ऊपर हो गया, तो ये नीचे ये 0 डिग्री है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है आपको 37 डिग्री 6 मिनट। एशिया में भारत कहाँ है? तो एशिया, ये आपको एशिया है। एशिया में भारत जो है नीचे है, दक्षिण और इधर है। तो एशिया में भारत दक्षिण पूरब में है। बहुत अच्छा मानचित्र से आपको समझाया है ना। अब इस मानचित्र को ध्यान से देखिएगा तो बहुत बात आपके दिमाग में
आ जाएगा। ठीक है, इनके बाद देखिए फिर आपको वर्णन क्या हुआ है, वही सब बात। ठीक, जो आपको इसमें बहुत सारा ऐसा फैक्ट भी आपको नया मिल जाएगा जो किसी और किताब में नहीं है। कितनों कहता है ना कि ये एनसीईआरटी पर आधारित है, लेकिन उसमें नहीं है। फिर भारत का जो विस्तार है, इसका जो मानचित्र है ना, ये सारा चीज आप लोगों को हम बताए हैं। इनके बाद देखिए भारत में आपको दुनिया में भारत कहां पर है, दुनिया में भारत जो है कहां पर है, भारत हम किस किस रास्ते से होकर के, जैसे ये वाला जो लाइन है, ये यहाँ नीचे में चिन्ह देखिए, ये सीधा जो लाइन है यह है वायु मार्ग, ये कट करके जो है वो है आपको कौन सा मार्ग, समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग, समुद्री मार्ग। जैसे आपको कहां से कहां आना है, मान लेते हैं कि आपको टर्की से भारत आना है समुद्री मार्ग के द्वारा। किस मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा। तो समुद्री मार्ग ये कट करके रेखा है, यहां आप टर्की से चलिए, जॉर्डन आइए, जॉर्डन आकर के यहां पर आप लाल सागर क्या कीजिए, पार कीजिए, इस होकर के यहां पर मुंबई आ जाइए। तो टर्की से आप कहां आ गए, भारत ने, ये स्वेज नहर हो गया। ठीक, यहीं पर आपको यूरोप है, तो यही स्वेज नहर जो बन गया, तो यूरोप वाले को यहां तक भारत आने में काफी दूरी का बचत हो गया था। इस तरह से भारत का खोज किया था। ये वाला है एयरलाइन, वायु मार्ग, जिसको एयर स्पेस कहते हैं ना, जहाज सब भी एक मार्ग पर चलता है। बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि कहीं से कहीं हम कैसे जाएंगे। ठीक है, उनके बाद आपको ये जो है भारत का राजनीतिक मानचित्र है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये वाला जो पतला वाला है वह राज्य सीमा है। कल तो सब राज्य आप लोगों को बताए ही थे। अफगानिस्तान देख रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप में दिया है कि यहाँ पर अफगानिस्तान जो है ना, यहाँ पर ई होकर के अफगानिस्तान ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान का सीमा है। इधर चाइना है, बहुत अच्छा से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उनके बाद कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग ये 9th का आपको 6 गो चैप्टर है। इसी तरह आपको जैसे अपवाह तंत्र ही है, अपवाह तंत्र आप लोगों को बताए, या भौतिक स्वरूप ही आप लोगों को प्राकृतिक विभाजन बताए थे। देखिए पर्वते सबको कितना अच्छा से बनाया है, भारत का भौतिक स्वरूप ना, आप देख रहे हैं ना, ये हो गया एकदम स्पष्ट ही, काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, लद्दाख से नीचे जास्कर हुआ ना, बहुत अच्छा तरीका से हर एक चीज इसमें आपको दिया है। कहाँ से कौन नदी निकलता है, किस होकर के बहता है ना, कौन कौन प्रमुख चोटी है। ठीक है, मतलब इतना यदि आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना, देख रहे हैं ना पर्वत को कितना अच्छा से गहरा लाइन से दिया है। ठीक है, इधर आपको भारत में जो पठार है, यहाँ पर कलर सब देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ है, कौन स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो जिस कलर का है उस कलर पर आप देख सकते हैं कि वो स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, कौन राज्य भारत में कहाँ का भूमि ऊंचा है, कहाँ का भूमि नीचा है, सब कुछ इस मानचित्र से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर वाइज यदि अब आप पढ़िएगा ना, 9th वाला चूंकि ये पढ़ा दिए हैं, तो ये जब चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़िएगा, ध्यान से मानचित्रों को देखिएगा, मानचित्र में दिशा, दूरी, अक्षांश, देशांतर, इस पर ध्यान दीजिएगा। नीचे में मानचित्र में जो संकेत चिन्ह है कि कौन सा रंग किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपके समझ में चीजें और अच्छी से आएगी। भूगोल पूरा पूरी दिमाग में एकदम
चित्र की भांति बैठ जाएगा और आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। अब आप लोग भी थक गए होंगे। आप लोग लगता है बड़ा अथी में फंस गए हैं कि क्या आंसर दे। थक गए कह देंगे तो सर कहेंगे कि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं कहेंगे तो सर जी को लगेगा कि सर इतना परेशान हो गए फिर भी हम लोग पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं हम लोग।